नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। रामचरितमानस के इस दोहे के साथ में आपका स्वागत करना चाहूंगा। आज का जो कार्यक्रम है हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इसका शीर्षक है अनुवाद से संवाद तक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मुलाकात जिन विद्वानों से होने जा रही है वो अपने आप में संस्था हैं। सिर्फ यहाँ जो वक्ता हैं वही नहीं, जो इसमें भाग ले रहे हैं भारत के, कनाडा के और विश्व के अन्य हिस्सों से जो लोग इसमें शामिल हुए हैं हमारे जूम कार्यक्रम में और साथ ही साथ हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी साहित्य से जुड़े और समाज से जुड़े मामलों में काफी आगे तक आपने अपना योगदान दिया है। आप सभी का पुनः स्वागत। आज का जो कार्यक्रम है इसमें चर्चा होगी अनुवाद को लेकर के और उसके विभिन्न आयामों को लेकर, उसमें हो रही उसमें जिस तरह के काम हो रहे हैं उस पर और विभिन्न विवेचनाओं पर। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वक्ता के तौर पर आयोवा विश्वविद्यालय के डॉक्टर फिलिप लडगेनडॉर्फ और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय इंद्रप्रस्थ कॉलेज से डॉक्टर रेखा सेठी। इनका जो परिचय है वो आगे आपको कार्यक्रम में मिलेगा। सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य संचालक हैं उनसे परिचय कराना चाहूंगा। और उससे पहले एक छोटी सी जो गुजारिश रहेगी वो यह है कि कार्यक्रम अच्छी तरह से संचालित हो सके, इसके लिए अगर आप अपने ऑडियो को म्यूट पर रखेंगे तो इससे काफी मदद मिलेगी। अब मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक संचालक डॉक्टर श्री समीर लाल समीर जी से। समीर जी के विषय में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं जिनके जितने आयाम आप समझ पाए वो कम है। शिक्षा से चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में तकनीकी सलाहकार, कनाडा में एक बहुत बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं। साहित्य में इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है, चाहे वह कविता हो, गजल हो, व्यंग्य, कहानी, लघु कथा, हाइकू इत्यादि। और साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व का एक और आयाम यह है कि किचन में जो रेसिपीज वगैरह के बारे में जो काम है उस पर भी इनका काफी इंटरेस्ट रहा है और उसको लेकर के भी इन्होंने अपना एक चैनल स्थापित किया है। तो समीर जी का के परिचय में और ज्यादा मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें अपनी लिखी, प्रकाशित की, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। 2009 में इनका काव्य संग्रह आया बिखरे मोती। उसके 2 साल बाद 2011 में इनकी उपन्यासिका आई जिसका नाम है देख लूं तो चलूं। अभी वर्तमान में एक अन्य पुस्तक इनकी प्रकाशनाधीन है, साइड मिरर। देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का निरंतर प्रकाशन तो होता ही रहा है। लेकिन समीर जी की जो खास पहचान है वह एक व्यंग्यकार के तौर पर है। भोपाल से एक दैनिक प्रकाशित होता है सुबह सवेरे, जिसमें हर रविवार को समीर जी का एक व्यंग्य कॉलम आता ही आता है। ओड़न तश्तरी नाम से इनका ब्लॉग अत्यंत लोकप्रिय रहा है। देश विदेश में कई सारे व्यंग्यकार, उभरते हुए व्यंग्यकार इनसे प्रेरणा लेते हैं। और जहां पर इतनी सारी रचनाओं की बात हो तो सम्मान कैसे पीछे छूट सकते हैं। इन्हें कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें तर्कश सम्मान, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान ब्लॉगर, इंडी ब्लॉगर और विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी ब्लॉग का भी खिताब इन्हें मिला है। वॉशिंगटन हिंदी समिति द्वारा साहित्य गौरव सम्मान, साथ ही साथ परिकल्पना सम्मान 2010 में और 11 में भी दिया गया। तो ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व समीर लाल जी हमारे इस कार्यक्रम की बागडोर इसके आगे संभालेंगे।
समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके हाथों में यह कार्यक्रम मैं आगे सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद संदीप जी। बड़ा अच्छा लगा अपना परिचय सुनकर। लेकिन चलिए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की जो आत्मीय बातचीत की श्रृंखला है, उसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका विषय है अनुवाद से संवाद तक। तो अनुवाद का इतना महत्वपूर्ण विषय है ये कि अनुवाद एक सेतु स्थापित करता है दो अलग अलग भाषाओं के साहित्यों के बीच में। और जब वो सेतु स्थापित हो जाता है और हम जब दूसरी भाषाओं के बारे में अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं उस साहित्य को, तो उससे हमारा साहित्य भी सशक्त होता है, हमारे सोचने की शक्ति सशक्त होती है, और हमारा जो विचार करने का दायरा होता है वो भी व्यापक होता है। और ये जो सेतु निर्माण का कार्य है, उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, और उनमें से दो विशिष्ट शख्सियतों से आज हम बातचीत करेंगे। वो हमें बताएंगे अपने बारे में और वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं अनुवाद के क्षेत्र में। तो जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर फिलिप लैगेनडॉर्फ, वो उनका मैं परिचय करा दूं, और उसके बाद फिर मैं जो हमारी दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर रेखा सेठी जी, उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले मैं आपको डॉक्टर फिलिप से मिलवाता हूं, और डॉक्टर फिलिप से मिलवाने के बाद में उनसे बातचीत करेंगे। तो उसके बाद फिर हम डॉक्टर रेखा जी से बात करेंगे। तो डॉक्टर फिलिप की जो परिचय है, डॉक्टर फिलिप लैंडग्राफ, आप आयोवा विश्वविद्यालय में हिंदू एंड मॉडर्न इंडियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं। आपने 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशन से पीएचडी की, और उसमें इनका शोध पत्र का विषय था द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट, तुलसीदास रामचरितमानस इन परफॉर्मेंस। आप रामचरितमानस पर अंग्रेजी में उसका पद्यानुवाद कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इस काम को करते हुए उन्होंने लंका कांड तक का अनुवाद कर लिया है। हर कांड का अनुवाद एक अलग ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, और उसको पाठकों के द्वारा भी बहुत सराहा जा रहा है। इसे मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, और आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के भी अध्यक्ष रहे हैं, और मेरे ख्याल में वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं उसके। आपके और भी कई सारे कार्य हैं, जिसमें इनका लाइफ एंड वर्क्स ऑफ हिंदू पोएट तुलसीदास, द वर्शिप ऑफ ह्यूमन, इंडियन पॉपुलर सिनेमा, और एक विषय और है जो मुझे बड़ा प्रिय लगा, और उस पर मैं काफी लंबे समय तक बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन वो उसके लिए मैं डॉक्टर फिलिप को कभी अलग से उस पर पूरी चर्चा करेंगे। वो है इंडियन टी कल्चर। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पेय है, उस पर भी डॉक्टर फिलिप ने काफी कार्य किया है। तो निश्चित तौर पे उस पर भी बातचीत की जाएगी कभी। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है वो अनुवाद का है, तो आज अनुवाद पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपको आपकी पुस्तक जो इन्होंने लिखी है द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट, उसके लिए ए.के. कुमार स्वामी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और आपको तुलसी अवार्ड से पूज्य मुरारी बापू ने भी सम्मानित किया है। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर फिलिप को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपना व्यक्तित्व दें। धन्यवाद, नमस्कार। और एक और छोटी सी बात है, मुझे भी खाना बनाने में बहुत शौक है। आप जैसा लगता है। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर मैं तो Oh, and wait a minute. One thing, I have to do sound also. Share screen, share sound. ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, साफ है। अच्छा, तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। I call this diving into the lake. The lake, of course, is the Ramcharitmanas Sar, and I'll say a bit more about that shortly. The first thing I always tell students in the US is that when we talk about the Ramayana, using the English article the, they imagine that it's a single book. And of course, one of the greatest things about the Ramayana is that it's not. It's a vast storytelling
tradition. It's a vast river of story extending through hundreds of versions. And scholars, initially were looking for a kind of Bible-like origin for the Ramayana, and of course Valmiki is the archetype. But the fact of the matter is that the Valmiki Ramayana has never really been a very popular text in the sense of being accessible to large numbers of people. And scholarship over the last roughly 50 years has focused on the diversity of the tradition, the multiple tellings, folk tellings, women's versions, all kinds of variations in the Ramayana tradition. And the expression 300 Ramayans, which was used by A.K. Ramanujan in an essay that he wrote, and it comes from a South Indian saying, is actually probably an underestimate in terms of the number. There's an old saying that a Ramayana is a story in which Ram kills Ravana. Ramayana to ek katha hai jisme Ram ne Ravan ko mar dala. But there are Ramayans in which Ram doesn't kill Ravana. There are Jain Ramayans in which Lakshman kills Ravana. And Bengali Ramayanas in which Sita becomes a Mahadevi and she kills Ravana. And then there's Buddhist Ramayanas in which nobody kills Ravana because there is no Ravana in the story. So that's just, an example of the immense variety in the tradition. And we can make a sort of a Ramayan map of India based on the regional language versions that became popular over the last 1,000 years or so. And there could, of course, be many more added to this map, but it's a kind of a Ramayan state map. But all of them are not necessarily created equal. And the Tulsi Ramayan, because it is in a form of Hindi, and you have such a very dense population in the Hindi heartland of North and Central India, the Tulsi Ramayana has assumed a special status and a special kind of popularity in the subcontinent for quite a long time now. Of course, it's not called Ramayana, it's called Ramcharitmanas. And I think you all know, aap sab log jante hain ki iska matlab kya hai. The reference is to the Manas Sarovar in the Himalaya and at the foot of Mount Kailash. I see that Shelja has, Bhagwan Shankar is behind you there. And of course, Shelja is Parvati. And Shankar is narrating the Ramcharitmanas to Parvati, to Shelja, by the Manas, on Mount Kailash, by the Manasarovar lake in the Tulsi version. The Manas now is approaching 450th anniversary of its traditional composition date. And it has garnered many rave reviews over the centuries. These are some examples of some of the writings in English that got me interested in it about 40 years ago or more when I first started to read it in Hindi. But of course, the Manas isn't actually in Hindi. The Manas is written in Awadhi, a pre-modern literary language, spoken I'm told even today, spoken in certain areas in Eastern UP, but certainly spoken in Tulsidas' time and given a literary form by poets before Tulsidas. And then he took that up in his epic. For this reason, for modern Hindi readers, the Manas needs to be translated. If you're a Khadi Boli speaker, a modern standard Hindi,
The Manas is not necessarily immediately clear. It can be quite a difficult text. It has many archaisms in it. And so the popular editions that we find in the bazaar, like the Gita Press Manases, almost always have a tika into Hindi Gadya prose, modern Hindi Gadya. So chopai by chopai, you get this anuvad. And of course, expounders, katavachaks, also do this when they perform the text. Now, given its great importance, the Manas has attracted a lot of interest from translators, both Indian and foreign. And I think actually, as far as vernacular language major pre-modern works go, it may well be the most translated text, leaving aside, shorter things. But there have been 10 complete English translations since 1887, right down to just a few years ago. So of course, the obvious question to ask me is, why am I doing another one? An 11th one. I like to think about Hanuman as the 11th avatar of Rudra, and maybe there's some Gyara mein to koi khas arth hai. But I will explain why. I mean, the obvious reason for any translator is to try to do better, try to improve on the previous ones. I would say that out of these 10 translations, 7 are into prose rather than verse. So I'm going to talk a little bit about that and what effect that has on the Ramcharitmanas. And I also want to mention that, of course, there's always room for more translations because no translation is perfect. And you have a text like the Bhagavad Gita, which has seen over 300 English translations published to date, and people are still trying to get it right. Now, as Samirji mentioned, my first book was called The Life of a Text. It came out of my PhD dissertation. And it was really a study of how the Ramcharitmanas is received by its audiences and how it has been received over the last 4+ centuries. And this has been primarily by oral means. Oral, both O-R-A-L and A-U-R-A-L, that is hearing. Tulsidas talks about us as shrotas. And he talks about singing, gana, and he always refers to his manas as a katha, never as a book. The word for book appears in the Ramcharitmanas, but not in relationship to the epic itself. So I became very interested in the various means by which the manas was brought to life, and that's what the book is about. And of course, the manas is an extremely musical text. It's very beautiful. Most people chant it or sing it. And there are, of course, popular recorded versions. And I'll just play a couple of minutes from one of the best known by Mukesh Ji, the famous playback singer, that was done in the 1970s. Whoops, there we go.
you can, of course, hear the rhythmic nature, the rhyme, the very musical structure of this poem. And of course, this is one of the great challenges for a translator in trying to convey at least something of its quality to foreign language readers. Another issue is the asymmetry in lexicons between the two languages. So, for example, in the Ramcharitmanas, I have counted 29 different words for the flower that is India's national flower, for which English has only one word. And because these words all have slightly different connotations, slightly different sounds, and they work in different metrical and alliterative situations in the poem, if you translate them into English each time as lotus, you end up with, you know, lotus hands, lotus eyes, lotus lips, lotus feet, lotus faces. And it's a very repetitious and saccharine kind of quality, which has crept into some of the prose translations. Similarly, you know, Tulsidas is primarily concerned with beauty, with the beauty of his characters and the beauty of their world. And there are 21 different nouns and adjectives that all mean beautiful or lovely that occur in the Manas, and 13 verbs meaning to see, referring, of course, to that sort of primary act of darshan that Tulsidas is trying to give us of the world of Ram and Sita. And again, English just doesn't have that range in the linguistic registers. So you have to make compromises, of course, sacrifices as a translator. I was approached in about 2009 by the senior editor, Sheldon Pollack, is in the picture there with Rohan Murthy, of a new series called the Murthy Classical Library of India. Rohan Murthy, a computer engineer, very brilliant young man, decided to fund this series of new translations of classic pre-modern works from all Indian languages. And I was asked to do a new translation of the Tulsi Manas. And I said, you know, at that point there were 9, not 10. I said, you know, there's already 9, why do we need another one? And, you know, he convinced me that I should try my hand at it. They initially wanted it to be in prose because that's the series standard. And I said, no, I won't do another prose translation. Prose is deadly for Tulsidas. It becomes very turgid and difficult to read. I never assign these translations to students because they're just unreadable. And so they finally allowed me to do free verse. And let's see. Yeah, just a little bit about the series. The series was inspired by the Loeb Classical Library, which is also published by the same press, Harvard University Press, and has been in existence for 110 years now. And each year brings out 4 or 5 volumes in very attractive, as you can see in the picture, same format, bilingual editions of Greek and Latin classics. And the price is kept reasonable. And the idea is that people can build up a library of classics if they're interested. So the first 5 Murthy books came out in 2015. And again, this is what they look like. They're all bilingual. They have the original text on the left facing page and the English translation on the right. They have short introductions,
reasonable amount of notes, but not too much, not hyper scholarly notes, and they're really intended for a popular audience. There is both an American edition and an Indian edition, and the Indian edition is Penguin India, and the price is quite reasonable because it's partly subsidized by the Murthy endowment. So because of the format of the series and because of the line length of lines in the Tulsidas epic, it worked out that we had to bring it out in 7 volumes, and which was not my preference, but that's what happened. And using the title, The Epic of Ram, and the first 2 volumes, which are Balkhand, because Balkhand is the longest Khand, came out in 2016, and I had the privilege of introducing it at the Jaipur Literature Festival with Dr. Harish Trivedi and Ashok Vajpayee. And we had a very nice session together talking about it. Volumes 3 and 4 are Ayodhya Khand. They came out in 2018. Volume 5 has the 3 short middle Khans, Aranya, Kishkinda, and Sundar. That came out in 2020. And as Samirji mentioned, volume 6, Lanka Khand, is about to come out. It's at the end of this year. And I'm expecting page proofs any day now for volume 7, which is due to come out at the beginning of 2023, which incidentally will be the 400th death anniversary of Tulsidas, 1623. So that's kind of nice commemoration, I guess. This is what a page spread looks like. You have the Avadi text on the left and my translation on the right, and the line numbers are pretty much lined up, so that it makes it, the idea is to make it convenient for a person who knows both languages or who at least can read Devanagari, can go back and forth between the original and the translation. This is also kind of scary for a translator. It makes you very exposed. It's very visible, and especially with a text like this, which is so lokpriya, so beloved, so popular, so many people know portions of it or even all of it by heart. So the possibility of, offending somebody or being misunderstood is always there, and it's something that I have thought a great deal about, and in trying to make my translation as straightforward and clear as possible. I'm gonna just close by looking at one chopai from Balkhand, and looking at some of the different strategies that translators have used, and by way of introducing some of the problems that come up in translating this text. So this is a chopai about the origin of poetry, about where poetry comes from. Hridaya Sindhu Mati Si Pasamana Swati Sarada Kahi Sujana Jon Barashai Barabari Bicharu Hohi Kabita Mukuta Mani Charu. So, if you look at the literal meaning of the words in this chopai, you immediately realize that Tulsidas's language is very compressed. A lot of things are left out, elided, as literary scholars say. Sometimes nouns, verbs, pronouns, postpositions are simply not there. They have to be filled in. And so actually piecing together what the line means is, of course, the first problem for any translator, even a translator into Khardiboli Hindi. And then there are cultural points. There are references. Tulsidas is full of references to mythology and Vedic tradition, mythological figures. So
letting you just look at the sort of bare meaning for a second here, I will turn to what translators have done with this Chaupai. Actually, the first one by Frederick Grouse from the 19th century, I still think is one of the better translations as far as prose goes. Although, as you'll notice, Swati becomes October, which is not, that's not what Swati is. But nevertheless, at least it's short and fairly simple. And Grouse was a good writer. Looking at some of the later ones, a more scholarly, more accurate one by W.D.P. Hill from 1952. Sharada is here, but Swati becomes Arcturus, which is an obscure term from Western astronomy. Most people will not know what Arcturus is. Arcturus sort of roughly corresponds to the asterism in Indian astrology of Swati, but it's not exact. And as you'll notice, the sentence is getting longer and more prosaic. The prose translation is becoming more prosaic. Why is this not advancing? Excuse me, whoa, I'm not sure what's going on. I seem to not be able to advance to the next slide. There we go. Okay. This Prasad translation from 1988, as you'll notice, gets even longer. And Arcturus is still there. And you have a kind of a embedded footnote in the line, and this very wordy, turgid poetic effusions. Charu Mukutamani, Kabita Mukutamani Charu becomes lovely pearls in the form of poetic effusions, which to me just doesn't sound very nice. So I will. And then there are two rhyming verse translations, which are, kind of heroic efforts in their own way. And the better of the two is by a Christian missionary named Atkins, Reverend Atkins, who fell in love with the Manas and Tulsidas and created this real kind of tour de force labor of love, except that the whole thing kind of reads like really bad Wordsworth. It's like a terrible Victorian Christmas card. And he takes all kinds of liberties with the text in order to make it fit into the meter and rhyme that he's using. And including introducing all kinds of Christian terminology that is very inappropriate in describing Hindu devas become angels and things like that. So this is an example of the Atkins rhyming verse translation, but I give him high credit for effort. So finally, I get to Lutgendorf here. And again, as you see, this is a line by line. It aims, my goal, it's impossible to do rhyme. It's impossible to do the kind of alliteration that Tulsidas was a genius at. What I've tried to do is keep the lines short and compact, keep the reader moving through the poem. I think about the notion of gati in Hindi, that I'm trying to maintain a kind of gati, a kind of laya, and keep from getting bogged down in prose. Notes are kept to a minimum, but I felt that for Sharada and for Swati, I needed a short note so that there is an end note there that I've shown you here. And that is basically my approach through the whole Manas. I have my doubts about it, and I do, but I remind myself of another Chaupai from Tulsidas ji,
चमी हही सज्जन मोरी डिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई, जौं बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता. So, Jai Sitaram. I will end with that. बहुत सुंदर, अद्भुत, इसके लिए एक ही शब्द कह सकते हैं, अद्भुत. और वाकई मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म करूंगा ना. जी जरूर जी. सो डॉक्टर फिलिप, इट वाज सो वंडरफुल. जो भी आपका ये व्यक्तित्व देखेगा, मुझे नहीं लगता वो अपने आप को किसी भी तरह रोक पाएगा कि वो आपकी किताब तुरंत मंगाए और पढ़े. बहुत ही सुंदर रहा आपका व्यक्तित्व. लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है ये देख के कि आप जिसने अपना पूरा जीवन अमेरिका में गुजारा, आपका बचपन अमेरिका में गुजरा, आपने स्कूलिंग वहाँ से की, फिर आपने कॉलेज, ऐसा क्या हुआ एकाएक कि आपको रामायण की तरफ रुझान हो गया? आपको ऐसा लगा कि आप हम तो हिंदी जानते हैं, लेकिन मेरा कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं इसकी कुछ चौपाइयों का अनुवाद करूँ। लेकिन आपने जो ये अद्भुत कार्य किया, इस तरफ आपका कैसे ध्यान चला गया कि मुझे ये करना चाहिए? क्या यात्रा थी इसकी आपकी? हाँ, तो आपने सही कहा. मेरा जन्म तो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, और पूर्वज यूरोप के थे. तो भारत का कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं था शुरू में. लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने शायद सबसे पहले भगवद गीता और उपनिषद का अनुवाद पढ़ा, और थोड़ा बहुत रुचि थी, मतलब भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में. और धीरे धीरे तो वो मतलब बढ़ गया. और कॉलेज के बाद, वैसे कॉलेज में तो खासकर तो भारत के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कॉलेज के बाद मैं भारत गया था दो महीने तक. मेरे पिताजी एक एयरलाइन के दफ्तर में काम करता था, तो मुझे एक मुफ्त यात्रा टिकट मिल गया. मैं भारत गया था. ये सन 71 में, 1971 में था. और वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गया मेरे लिए. I was immediately fascinated, as so many foreigners have been, by the complexity of India, but also by the friendliness of people. बहुत सारे मित्र लोग, मतलब I made friends very easily. People were extremely welcoming and generous to me. You know, the satkar is there. You know, Atithi Deva Bhava. And I was really made to experience that myself. And that is what led me to eventually go into the graduate school program and do a PhD. And by that time, I knew that my focus was on Hindi and Hindi ilake par. And of course, I had encountered Ramcharitmanas in many different situations. And I realized that this is a text that was very important to that culture, and I needed to know it. So it came about that way. And it's true that I lived most of my life in the US, but I've also lived for about 5 or 6 years in India, in different places. So a lot of opportunity to have cultural exposure. जी, बहुत रोचक यात्रा है आपकी. और वाकई में जितने हमारे पाठक भी जुड़े हुए, श्रोता जो जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ में, वो भी सब क्या शब्द इस्तेमाल करूं, सब हतप्रद हैं आपका ये प्रेजेंटेशन देख के. और एक गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप मानस गुरु हैं. और निश्चित तौर पे ना, मेरे तो मानस गुरु हैं और थे काशी में. जी, लेकिन थोड़ा ही गुरु. तो हम आपको, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय. विजय विक्रांत जी हैं ट्विंकल केंद्रीय हिंदी संस्थान से, और सरस दरबारी हैं इलाहाबाद से, और सभी आपको प्रणाम कह रहे हैं. और सभी इस अद्भुत अभिव्यक्ति के लिए सरिता पांडे जी जुड़ी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है उन सबको आपका वक्तव्य सुनना. एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि
आप हिंदुस्तान भी गए होंगे और मैं भी हिंदुस्तान में रहा हूँ, लेकिन वो जो अवधी भाषा के बिंब होते हैं एकदम खास, और जो उसके अंदर संवेदनाएं होती है उस भाषा के अंदर, उस गहराई तक आप जो वहाँ की आंचलिक भाषा है अवधी जो है, जो ईस्टर्न यूपी में बोली जाती है कई जगहों पे, तो उस भाषा को जब आप सुनते हैं तो उसके अंदर पूरा एक सभ्यता निवास करती है, एक पूरा कल्चर होता है उसके अंदर। उस गहराई तक जाने के लिए कि उसका आप अनुवाद कर पाएँ, पहली चीज़ तो समझना ही मुश्किल होता है अगर आप उस एरिया से नहीं आ रहे हैं, और समझने के बाद उसका अनुवाद कर लेना, आपको क्या कठिनाइयाँ हैं? इसमें क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने? व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड? That's a complicated question, and I'm answering in my mother tongue, unfortunately. Yes, sure. And I'm not even sure that I fully understood your question. If you could, Mhm. so you're talking about the specific nature of Avadi and the specific cultural references, Absolutely. the dhvani, as it were, of Avadi, है ना? हाँ, ऐसा उसको मान के चलें, आप ऐसे ही मान के चलें, हाँ. बिल्कुल, जी। So, I mean, from the beginning, I had a professor at the University of Chicago who insisted that I learn to chant the manas. And that was extremely helpful. And then we would unpack the lines, you know, and particularly in Balkan, which is how we started, you know, there's so much dense information in the beginning of Balkan, what I call the introduction, the prastavana, you know, of Tulsi's own introduction. So, I mean, how did I learned it by sitting with Guru Log, you know. That's the best timing, When of I course. started, I had the good fortune to begin my research, which was in 1982, at the Ramnagar Ramlila. And for Iktis Din Tak, I should say Iktis Rat Tak. So I was there and I was with the Ramayanis and chanting along with them and following the story. And, you know, that's the life of a text. I mean, that's really where the whole idea for the research project came from. So I don't know how else to answer your question. It's a good question, but no, it makes a lot of sense when you realize it firsthand. आपने जाके वहाँ रामलीला देखी और उसके साथ में chanting करे, so you get that feeling what exactly it is and what people are playing. तो निश्चित तौर पे वो and then you know I had the opportunity to listen to record and also to interview very great Ramayanis, great Ramayana scholars of that time. And there's a lot about them in the book as well. Dr. Philip, it was so wonderful आपसे बातचीत करना, और एक अलग अनुभव है ये अपने आप में। माफ कीजिए, मैंने बहुत अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं, इसमें बिल्कुल मतलब आपने जितनी हिंदी इस्तेमाल करी, वो अभी हिंदी बोलने वाले भी उतनी हिंदी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे शर्म आ रही है नहीं, अब तो कुछ समय की सीमा है, अन्यथा आपसे बातचीत में तो पूरा दिन भी निकल जाएगा तो कम पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपके साथ में इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो फिर कभी निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आप हमसे फिर से जुड़ें आगे चल के। आज समय सीमा के कारण हम आज यहाँ पे विराम लेते हैं, और हमारे साथ एक और वक्ता है, और आपका बहुत-बहुत आभार। और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, वो भी सब आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आपकी किताबें रिकमेंड हो रही हैं वहाँ पे कि ये किताब पढ़ना चाहिए लोगों को। तो आपके साधुवाद हमारे तक जुड़ने के लिए। आपके शुद्ध उच्चारण की तो मैं कायल हो गई। इतना शुद्ध उच्चारण तो हम भारतीयों का भी नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बिनु हरि कृपा न मिल सके ये तीनों एक संग। ईश कृपा मुमुक्षुप्त धी महत संत सतसंग। और ये बिनु कृपा से नहीं होता कि कौन देता लेखनी कर में थमा, कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, कौन गहकर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। ये स्थिति होती है तभी इन ग्रंथों का काव्यानुवाद होता है। बिल्कुल सही कहा आपने मृदुल जी, बहुत बढ़िया लगा आपको भी सुन के।
तो अब जी हम चलते धन्यवाद। हैं जी, अब हम चलते हैं डॉक्टर रेखा सेठी की तरफ से, डॉक्टर रेखा सेठी की तरफ। तो पहले मैं उनका आपको परिचय दे दूं। डॉक्टर रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्राध्यापक होने के साथ साथ एक सक्रिय लेखक, आलोचक, संपादक और अनुवादक भी हैं। उनका लेखन मूलतः समकालीन हिंदी कविता और कहानी के विशेष आलोचनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। रचना के मर्म तक पहुंचकर उसके संवेदनात्मक आयामों की पहचान करना उनकी आलोचना का उद्देश्य रहता है। मीडिया अध्ययन, जेंडर की अवधारणा और उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति के अध्ययन की विविध दिशाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है, जिसका प्रमाण उनके लेखन में मिलता है। पिछले कुछ समय से वे स्त्री रचनाकारों की कविताओं के अध्ययन के माध्यम से साहित्य और जेंडर के अंतः संबंधों को समझने की कोशिश कर रही हैं। उनका आग्रह स्त्री कविता को स्त्री पक्ष और उसके पार देखने का है। स्त्री कविता पर केंद्रित उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, स्त्री कविता का पक्ष और परिप्रेक्ष्य और स्त्री कविता पहचान एवं द्वंद्व। ये दोनों ही राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य प्रकाशित किताबों में प्रमुख हैं विज्ञापन, भाषा और संरचना, विज्ञापन.com, व्यक्ति और व्यवस्था, संवादत्तर हिंदी कहानी का संदर्भ। उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिसमें पूर्ण नारायण जी की कविताएं हैं, प्रेमचंद जी हैं, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग हैं और बाल मुकुंद गुप्त जी और इंदु जैन की कविताएं हैं। उनके द्वारा अनुदित सुकृता पॉल कुमार की अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद समय की कसक शीर्षक में पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुका है। उनके लिखे लेख और पुस्तक समीक्षाएं जनसत्ता, नया ज्ञानोदय, पूर्वग्रह, संवेद, हंस, द बुक रिव्यू, इंडियन लिटरेचर आदि पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। उन्होंने जो अनुवाद किया है उसमें उनके इंग्लिश के अनुवाद जो है उसमें सुकृता, संयुक्ता दासगुप्ता, लक्ष्मी कन्नन, प्रिया सरुकाई चावरिया, तिशना दोषी ये शामिल हैं। उन्होंने उड़िया से भी अनुवाद किया है, प्रवासनी महाकुंद। पंजाबी से जो अनुवाद किया है वो विनीता का है। मलयालम से के सचिदानंदन। हिंदी टू इंग्लिश चित्रा मुदगल की कहानी है। और उन्होंने पोएट्री फ्रॉम अफगानिस्तान, पोएट्री फ्रॉम पैलेस्टीनियन पोएट हनन आवाद और कोरियन पोएट को उनको भी अनुवाद किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ रेखा जी को कि वो आए और अपना व्यक्तित्व दें। धन्यवाद समीर जी। डॉक्टर फिलिप को सुनने के बाद अगर आप सच जाने तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी कहने का, क्योंकि जो प्रभाव हम पर पड़ा है ऐसा मन हो रहा है कि उस प्रभाव के साथ हम अपनी दुनिया में लौट जाते। तो जो बातें मतलब मैंने सोची थी कि मैं करूंगी, एक तरह से पूरी स्लेट साफ हो गई है और पूरी तरह से मेरा मन उसी में रम गया है। और देखिए कैसा खूबसूरत दिन है कि कल हमने विजयदशमी का पर्व मनाया और दीपावली की तैयारियों में सब लगे हैं। और फिलिप जी ने पूरा जो मानस की गाथा है उसमें बड़ी खूबसूरती से इस पूरी दुनिया में हमारा प्रवेश करा दिया। मेरा जो काम है वो बहुत ही आधुनिक समकालीन जो रचनाकार हैं उनके काम से जुड़ा हुआ है। और अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग खेल में शुरू हुई थी। ये हमारे कॉलेज में एक ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज सेंटर खुला और मुझे उसके कोऑर्डिनेटर होने का दायित्व दिया गया। तो एक दिन जब विश्व पुस्तक मेला था तो वहां सुकृता पॉल कुमार की किताब रिलीज होनी थी ड्रीम कैचर के नाम से। उसका प्रकाशन एक हिंदी प्रकाशक ने किया था जिन्होंने मेरी पुस्तकें भी प्रकाशित की। तो मैंने उस कार्यक्रम का जो भी संचालन हुआ, जो उस पर बातचीत हुई, तो वो किताब मैं घर ले आई और
घर लाने के बाद मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ इसका अनुवाद करने की। 2015-16 की बात है, तो 2016 शुरू हुआ। तो मैंने 2-4 कविताओं के अनुवाद किए और वो अनुवाद ठीक ठीक बैठने लगे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं, अब मेरी जिज्ञासा का जो विषय था वो ये था कि सुकृता की कविताओं के अनुवाद स्वयं गुलजार ने किए थे और एक हिंदी कवित्री हैं सविता सिंह, उन्होंने किया था। तो मैं केवल अपने आप को उस निकष पर कसने की कोशिश कर रही थी। गुलजार साहब का तो क्या कहना, अब उन्होंने अभी एक किताब आई है जो शायद हार्पर कॉलिंस से आई है, अ पोएम अ डे करके, तो उन्होंने कुछ 365 अलग अलग कवियों की कविताओं के हिंदुस्तानी अनुवाद उसमें किए। तो उनको हम एकदम ये मानते थे कि, लेकिन जब वो अनुवाद करते हैं तो गुलजार साहब दिखाई देते हैं। तो मतलब कवि प्रमुख है या अनुवादक प्रमुख है, ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो मैंने जो अनुवाद किए, मैंने जो कोशिश की, मेरे सामने, मतलब मैं अपने आप से एक प्रतिमान तलाश रही थी कि अनुवाद का प्रतिमान क्या हो। देखिए, अनुवाद शब्द में ही वाद के साथ अनुपसर्ग है, तो कहे हुए के पीछे जाता है। इस दृष्टि से अनुवाद की व्याख्या हुई। आज आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है अनुवाद से संवाद तक, तो अगर जो अर्थ है वो संप्रेषित हो जाता है तब शायद वो एक बेहतर अनुवाद है। लेकिन मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग किया करती हूँ, जुगलबंदी। उसमें क्या होता है कि जो एक कलाकार है, अगर मतलब साथ आप सब विद्वजन हैं, आपने देखा होगा, मुझे तो याद है पंडित बिरजू महाराज जब वो परफॉर्म करते थे तो एक टुकड़ा ऐसा जरूर आता था जब जो तबला बजा रहा होता था वो तबला बजाता था और पंडित जी घुंघरुओं से वो आवाज पैदा करते थे। दोनों अपने आप में स्वतंत्र रचनाएं होती थी और दोनों की खनक एक दूसरे में जाती थी। तो मेरे सामने किसी भी अनुवाद का, डॉक्टर फिलिप तो अपना अनुवाद पढ़ रहे थे, उसमें ये सौंदर्य था कि जैसे तुलसीदास चुनौती उपस्थित कर रहे हैं, इस चुनौती को प्रोफेसर फिलिप डिकोड कर रहे हैं अपने यहाँ। दूसरा जो आदर्श नजर आता है, मैं कभी भी, जो आप जानते हैं कि अनुवाद की बहुत बड़ी सैद्धांतिकी है, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में ये अनुवाद की सिद्धांतिकी, थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज जिसे हम कहते हैं, पढ़ाया जाता है। उसमें कई तरह के सवाल जवाब होते हैं। बड़े से बड़े लेखकों ने अनुवाद की प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी की है। लेकिन मेरे मन के करीब कुंवर नारायण की एक कही हुई बात, कुंवर नारायण जी ने एक निबंध लिखा था, साहित्य को अनुवादकों की देन या अनुवादकों की ऐतिहासिक देन, ऐसा कुछ उसका शीर्षक था। उसमें उन्होंने 2 स्थापनाएं की। उन्होंने कहा कि जो अनुवादक है उसका काम ये है कि वो उस रचनाकार को उस दूसरी भाषा जिसमें कि वो अनुदित कर रहा है उसकी साहित्य परंपरा में स्थापित करे और
कम करके नहीं, उसी सम्मान के साथ जिस परंपरा में वहां के महान रचनाकार हैं। जैसे प्रोफेसर फिलिप ने तुलसी के रामचरितमानस का अनुवाद अगर अंग्रेजी में किया, तो अंग्रेजी के जो बड़े कवि हैं उस समय के अंग्रेजी की जो साहित्य परंपरा है, तुलसी की पहचान उस साहित्यिक परंपरा में होने लगी। और ये बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर फिलिप का है कि दुनिया भर में अंग्रेजी के माध्यम से जितने क्लासिकल लिटरेचर हैं, उन परंपराओं में तुलसी को पढ़ा जा सकेगा, देखा जा सकेगा, उसका मूल्यांकन हो सकेगा। तो ये एक तरह से किसी भी अनुवाद के लिए क्या प्रतिमान होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये दो बातें मेरे मन के बहुत करीब है। तीसरी बात, जब शैलजा जी ने मुझसे कहा कि आप लिख कर दे दीजिए कि आपने किस किस के अनुवाद किए हैं, तो मैं जानती हूँ मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कुछ 90, 94, 100 किताबों के अनुवाद किए हैं। मैंने 100 कविताओं के अनुवाद ही किए होंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी कवि या रचनाकार की कुछ रचनाएं चुनी और उनके अनुवाद किए, तो वो 100 किताबों के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जो किया उसमें काफी वैरायटी हुई। जैसे अगर पंजाबी मेरी मातृभाषा है, तो मैंने वनिता, जो कि पंजाबी की प्रतिष्ठित कवित्री हैं, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी कुछ कविताओं के अनुवाद करूं। ऐसे प्रवासिनी महाकुट मेरे साथ एक फिल्म थी, साहित्य अकादमी में उड़िया की रचनाकार हैं। मुझे जो अनुवाद करती थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त लोग बहुत उड़िया और बांग्ला हैं, अगर आप अपनी कविता का पाठ धीरे धीरे करेंगी तो मैं पकड़ लूंगी। तो मैंने कहा आप बस धीरे धीरे उसे पढ़ दीजिए मेरे लिए, और जहां मैं अटकूंगी मैं आपसे पूछूंगी और मैं एक ड्राफ्ट करूंगी, फिर आपको सुनाऊंगी। तो ये जो कानों में आपकी आवाज पड़ती है, जैसे कोरियन पोएट हैं जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामित किया गया, हनान अवाद हैं जो फिलिस्तीन की हैं और फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष में वो सक्रिय रही। तो मेरे मन में बहुत दुविधा कि उन्होंने कहा कि कवि ने स्वयं अंग्रेजी में करके उसे भेजा है, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जब अंग्रेजी की मध्यस्थता हो जाती है तो आधा अनुवाद तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी की जो सिंटैक्स है, उसका जो वाक्य संरचना है, वो ऐसी है कि वो मूल भाषा से आपको बहुत दूर ले जाती है। वो अभी हम सांस्कृतिक संदर्भों की बात कर रहे थे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो वो अंग्रेजी जो है वो उस सबको कंप्रेस कर देती है, छोटा कर देती है। जब ऐसा होता है और फिर आप उस रचना से हिंदी में या अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो आपको लगता है कि सब गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ इस तरह से, क्योंकि पंजाबी होगी, उड़िया होगी, बांग्ला होगी, तो वो आपके मन के, आपकी भाषा के बहुत करीब होगी। बल्कि मजे की बात तो ये थी कि कुछ कविताएं जो मैंने अंग्रेजी से अनुवाद की, तो सुनने वालों ने ये कहा कि अरे ये अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी की कविता लग रही है। क्योंकि ये जो अंग्रेजी है, हमें अब मान लेना चाहिए कि भारत में भी एक ऐसी अंग्रेजी के साथ ये हुआ है कि जिस देश में वो जिस तरह बोली जाती है, तो वो उसको अपने अनुसार एक अंग्रेजी बन जाती है। तो भारतीय अंग्रेजी भी एक ब्रिटिश इंग्लिश से
बहुत अलग है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम भारतीय संदर्भ के बारे में जब सोच रहे हैं तो हम ब्रिटिश इंग्लिश में सोच रहे हैं ना। जो कवि है तो भारत का है, भारत की जमीन, भारत की मिट्टी, भारत की आवाजें, भारत की खुशबू, वो उसके मानस में, उसकी भाषा में उसी तरह रची बसी है जैसे कि कोई और भाषा हो सकती है। तो जब उसका हिंदी रूपांतरण होता है तो बड़ा गजब होता है। अब हमारे सामने भी एक चुनौती रहती है कि हिंदी भी तो एक नहीं है, एक जैसी नहीं है। कभी अभी अवधि की बात कर रहे थे प्रोफेसर फिलिप, जब वो उत्तर भारत में जाएगी, उन प्रदेशों में जाएगी तो वहां के कुछ शब्द मिल जाएंगे, पंजाब की तरफ जाएगी तो कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे लगेगा कि इनको तो छोड़ ही दें ज्यों का त्यों। कहीं उर्दू के शब्द आ जाएंगे, कहीं संस्कृत निष्ठ हो जाएगी। पर सवाल ये होता है कि जिस अंग्रेजी से आप ले रहे हैं उसकी मूल प्रकृति कैसी है। समय कम ही है तो मैं 2-3 उदाहरण से अपनी बात करना शुरू करूंगी। सबसे बिल्कुल अभी जो कुछ दिन पहले ही मैंने पूरा किया है वो एक अंग्रेजी की कवित्री हैं प्रिया सरुकई छाबड़िया। प्रिया की कविता का तेवर जो है वो बड़ा अलग है, और अगर आप में से कोई लोग उनके नाम से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि उन्होंने आंडाल का अनुवाद किया है तमिल से अंग्रेजी में। और उनकी एक संस्था है पोएट्री एट संगम जिसमें इस तरह के अनुवाद छपते रहते हैं। उन्होंने कुछ रचनाएं की जो इन रिस्पॉन्स थी, मतलब एक प्रतिक्रिया के। जैसे अगर उन्होंने कालिदास को पढ़ा तो कालिदास के ऋतु संहार में जिस तरह से ऋतुओं का वर्णन है उसके 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 उससे संवाद करते हुए, प्रतिक्रिया नहीं कहूंगी, उससे संवाद करते हुए उन्होंने का अनुवाद किया। तो जब मैं उसका मतलब वो कविता उन्होंने लिखी तो जब मैं उसका अनुवाद कर रही थी, एक ही कवि के अनुवाद करते हुए भाषा एकदम बदल गई। तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इसमें से। बिल्कुल। इसका उन्होंने शीर्षक दिया द गैदरिंग ऑफ टाइम, डायलॉग्स विद कालिदासा। तो उसमें उन्होंने फुटनोटिंग की है कि कालिदास की मतलब ऋतु का क्या मतलब है, संहारम का क्या मतलब है, कालिदास ने इस काव्य में क्या करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने कालिदास का एक उदाहरण दिया, जैसे वर्षा पर है, this season's rainy fingers put leaves and blossoms on the forest, slow spreading low clouds sadden the hearts of lonely women। अब ये उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजी अनुवाद जो ऋतु संहार का हुआ उसमें से पूरा श्लोक नहीं, कोई 2 पंक्तियां उन्होंने ऐसे चुन ली और वो किया, मतलब उसके रिस्पॉन्स में ये कविता लिखी। Rain. Once there was no horizon. Sky and earth mingled in a womb of rain as you entered me. Now I lie alone, my vision clear, my body rich with memories of passing showers. इस कविता में मतलब आप देखेंगे कि अंग्रेजी की तो प्रकृति ही ऐसी है कि कम से कम शब्दों में आपको कहना है। अब मेरे लिए चुनौती ये भी थी कि मैं
कालिदास के वो जो जो छंद था, जो श्लोक था, उसका भी अनुवाद करूं और प्रिया की कविता का भी अनुवाद करूं। तो मैंने कई अनुवाद देखे, वो अलग अलग थे संस्कृत से, लेकिन मैंने ये छोटा सा अनुवाद किया। इस ऋतु की बरसाती उंगलियां वनों में पत्तियां व पल्लव रखती हैं, धीरे धीरे फैलते बादल एकाकी स्त्रियों के हृदय को व्यथित करते हैं। ये कालिदास के श्लोक का अनुवाद है। ये प्रिया की कविता है। एक बार कहीं कोई क्षितिज न था, जब तुम आए मेरे भीतर, वर्षा के गर्भ में धरती और आकाश मिले। अब हूं मैं अकेली, दृष्टि स्वच्छ, देह समृद्ध, भीगी बौछारों की स्मृति से तृप्त। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने मतलब कोशिश की कि टोन और टेनर जो कवि का है, मतलब जो लय है, जो रिदम है, जो भाषा है, अब ये संभव हो सका केवल संस्कृतनिष्ठ हिंदी के माध्यम से जी। लेकिन अगर मैं ये करना चाहती कि मैं इसे हिंदुस्तानी में करने लगती, तो शायद ऐसा कर पाना संभव ना होता। अब मैं आपको एक सुकृता के साथ जो मेरी कविता, मतलब जो अनुवाद थे, उस पर ये छोटी सी कविता एक और सुनाऊंगी। स्वागत है। ऑफ क्रिएटिव एंजाइटीज। ये कविता हमने काफी बार पढ़ी है, लेकिन ये कविता एक तरह से चुनौती है अनुवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए जी। क्योंकि इसके शब्दों को लेकर हमारी काफी लोगों से काफी बहसें भी हुई। In the process of writing, I am ahead of myself always, and there's no looking back. The rest of the time I'm stalking myself, and there's no looking ahead. The issue is that of keeping pace. इसका अनुवाद किया मैंने सर्जना के तनाव में। रचने की प्रक्रिया में मैं हरदम अपने से आगे ही रहती हूँ। रचने की प्रक्रिया में मैं हरदम अपने से आगे ही रहती हूँ। पीछे मुड़कर देखने को कुछ भी नहीं। मुद्दा सिर्फ कदम ताल बनाए रखने। क्या बात है। मुद्दा सिर्फ कदम ताल बनाए रखने का है। अब ये भी हिंदी है, और पहले जो प्रिया की कविता का अनुवाद था वो भी हिंदी है, लेकिन ये अनुवादक पर है कि वो किस शब्द का चयन करता है। और ये मैं निरंतर, मतलब आज के दिन के लिए तो प्रोफेसर फिलिप एकदम वो बन गए हैं ना, मतलब कसौटी की तरह। तो जैसे वो कैसे लाते होंगे शब्द, मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि ये कविताएं जो कि मुक्त छंद में हैं, मुक्त छंद में ही अनुदित हो रही हैं और काफी आसान है। लेकिन अब जहां हम अड़े, वो शब्द था पेस। पेस को आप क्या कहें, गति कहें, फिर उसका अर्थ स्पीड हो जाएगा। तो हिंदी में आप उसको कैसे लाएं, तो बहुत 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 सोचती रही, उस पर डेलिब्रेट करती रही। लेकिन मुझे जो पहला शब्द, कई बार सबसे सुंदर बात ये होती है कि आपको सबसे पहले जो आता है, कई लोग बड़ा करते हैं कि गूगल पे ट्रांसलिटरेशन में डालेंगे, सही शब्द करेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ट्रांसलेटर से अच्छी इंटरप्रेटर हूँ, क्योंकि आप अभी अंग्रेजी में बोलिए, मैं उसे तुरंत हिंदी में और सधी हुई भाषा में मतलब कह सकती हूँ। तो ये तो कदम ताल मुझे एक ऐसा शब्द समझ में आया जो कि रोज की बोलचाल का नहीं है, लेकिन बात तो यही है ना कि आप कदम मिला के चल सकते हैं या नहीं। तो आपने, जैसे कि एक रचनाकार कर सकता था, वैसा आपने कर लिया।
कभी कभी क्या होता है कि लक्ष्मी कन्नन की कविता का हम अनुवाद कर रहे थे, उस कविता का शीर्षक था डोंट वॉश। वो रस सुंदरी देवी पर है, जो बंगाल की महिला थी जिन्होंने सबसे पहली आत्मकथा लिखी अपनी 1800 में, और वो उन्होंने अपने आप को खुद ही पढ़ाया था, और कोयले से लेकर और रसोई की दीवार पर वो मतलब लिखती थी अक्षर। और तो अब मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में धोना मत इसका शीर्षक रख दूं तो कोई बात बनेगी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसका शीर्षक रस सुंदरी कर देते हैं, क्योंकि कविता उस पर आधारित है। तो ऐसे मतलब ये सब बातें चलती रहती है। मुझे पता है मैंने अपना लगभग समय पूरा कर लिया है। बस मैं एक ही बात कहना चाह रही थी कि मैं फिर उसी पे लौटती हूँ कि हमारे सामने 2-3 संकट होते हैं कि कितनी स्वतंत्रता हम लेंगे और कितना हम पाठ के करीब रहेंगे। और एक जमाना आया था जबकि थ्योरी में ये कहा गया था अगर आप बहुत पाठ के करीब रहेंगे तो वो अनुवाद सुंदर नहीं होंगे। पर मुझे ये लगता है कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, लेकिन जैसा कि रामचरितमानस का भी करीब करीब बहुत करीब अनुवाद फिलिप जी ने किया, ऐसा ही मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं वो कविता पढ़ पाती हूँ। शैलजा कह रही है कि वो चूड़ियों वाली एक कविता पढ़ दो, मैं उस पर आती हूँ। और एक ये जो डायनामिक इक्वलेंस चुनने वाली बात होती है कि शब्द आपके बदलते रहते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना होता है कि हिंदी का पाठक जब उसे पढ़ेगा तो उसे अपनी हिंदी तो अजनबी नहीं लगने लगेगी। पता चले कि आपने अनुवाद तो कर दिया, लेकिन वो अनुवाद ऐसा है जिस भाषा को कोई नहीं पहचानता, तो आपको उसके भी करीब रखना पड़ेगा, उसका भी रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कविता मैं पढ़ देती हूँ, उसका अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगी अभी, या पढ़ भी सकती हूँ शायद, है मेरे पास। हाँ, अगर आप चाहें तो। एक्चुअली ये कविता इतनी बार पढ़ी गई है और इसको भी सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से ट्रांसलेट किया है, तो मैं यही खत्म करूंगी। वैसे आज मैंने सोचा था शायद मैं संजुक्ता दास गुप्ता की एक कविता है सीता सिस्टर्स, क्योंकि ये समय सीता पर विचार करने का खूब हो रहा है, तो मैं शायद वो पढ़ूंगी, लेकिन बाद में समय रहेगा तो संभवतः पढ़ूंगी। पहले शैलजा जी की फरमाइश पूरी कर देते हैं। जी, वो कह रहे हैं इस पे अंग्रेजी भी पढ़िए इसकी, आप जो अंग्रेजी का वर्जन है। जी जी पढ़ती हूँ। द आर्ट ऑफ वेयरिंग बैंगल्स अंग्रेजी है। द ब्लैंक पेज wears words with the fondness and patience of girls wearing glass bangles. One by one, carefully and gently, the right fit that should not break and injure the hand squeezing through. They are not to dangle loose and wide or remain too close and feel the skin. Let them take over the throb, jingle in glee, slide into action, tune into the dance of words and creation. तो ये कविता क्रिएटिव प्रोसेस पर है वास्तव में, लेकिन जो बिंब इस्तेमाल किया गया है वो चूड़ियां पहनने का है। मैंने इसका अनुवाद यूं किया, चूड़ियां पहनने की कला, खाली पन्ना पहनता है शब्द उसी शौक और सब्र से जैसे लड़कियां पहनती हैं कांच की चूड़ियां, एक एक कर ध्यान से धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम सही माप की, न चटके न खुरचे, तपती कलाइयां गुजरती हैं जो उन गोलाइयों से, बहुत ढीली लटकती हुई न हो, न इतनी तंग
कि टकरा जाएं त्वचा से, झंकृत होने दो उन्हें, झंकृत होने दो उन्हें, उल्लास में छलकने दो, गति में थिरकने दो, नृत्य में लय हो जाने दो। जैसे कविता होती है लय पन्ने में, जैसे कविता होती है लय पन्ने में। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। अगर बाद में समय हुआ तो सीता सिस्टर्स को दे सकेंगे। अवश्य। और बहुत बहुत ही बढ़िया आपका जो व्यक्तित्व रहा, और जो आपकी अनुवाद की प्रक्रिया के ऊपर जो पकड़ है, और जितना उसको उसको मतलब जितनी सरलता से आपने बयान किया, निश्चित तौर पे उतना सरल तो नहीं है, लेकिन आपकी चूंकि उसके ऊपर इतनी ज्यादा पकड़ है कि आपको सब कुछ एकदम सरल सा नजर आता है। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि कविता में कवि दिखना चाहिए, ना कि अनुवादक। जो आपने कहा, तो अक्सर करके अनुवाद में ये होता है कि अनुवादक की जो खुद का ऑरा रहता है वो उस कविता के ऊपर आ जाता है, और आदमी समझता है कि उनकी कविता है कि किसकी कविता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि उसमें अनुवाद में हमेशा अगर वो भाव अनुवाद हो, उसका मतलब जो उसके अंदर भाव है, ना कि शब्द है, और उसके बाद भी वो लेखक जिंदा रहे, उसके ऊपर वो कवि जिंदा रहे जिसने लिखी है, तो बहुत सुंदर बात है ये। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आप किसी को अनुवाद करती हैं, किसी भी मूल लेखक को, तो कभी आपने जब उसको सुनाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, प्रतिक्रिया की? वो क्या सोचता है कि उसकी, क्योंकि उसको कई बार ये लग सकता है कि अरे ये तो कविता बदल गई मेरी, ये तो भाषा बदली साथ में कविता ही बदल गई। ऐसा कभी कुछ जो प्रतिक्रिया मिली हो आपको? मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं कहूंगी कि मैंने जितने भी अनुवाद किए उसमें जो मुझे फीडबैक मिला उस व्यक्ति से, वो यही मिला कि उसको स्वयं ये लगा कि एक तो वो कविता नई हो गई है, उसको एक अपनी जीवन रेखा मिली है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये कविता दूसरी भाषा में ऐसे भी उतर सकती है, तो और ये भी कि इतनी क्लोज है। लेकिन एक सबसे ज्यादा कठिनाई जहां हुई मुझे, वो तिशानी दोषी के अनुवाद करते। तिशानी दोषी एकदम युवा कवित्री हैं, कविता में काफी आक्रोश। ज्यादातर तो अगर मैं लक्ष्मी कन्नन की कर रही हूँ, सुकृता की कर रही हूँ, तो बहुत हद तक वो कविताएं मतलब जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी भाव प्रणाली है, वो उसके करीब थी। लेकिन तिशानी दोषी हमसे युवतर हैं, तो अभी अंग्रेजी की जो समकालीन कविता है, जो बिल्कुल मतलब युवतर लड़कियां लिख रही हैं, उन कविताओं में बड़ा टेंशन है, और कम से कम शब्द, और कुछ बिंब भी ऐसे जो कि बिल्कुल अनूठे हों। तो वो अनुवाद तो ठीक हुए, लेकिन मुझे तिशानी के साथ कई सिटिंग्स करनी पड़ी ये समझने के लिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एक जगह एक बिंब आता है कि वो गर्भाशय औरतों का निकाल के जंगल में मतलब खेतों में फेंक दिया गया है, और उसे वो जो मालियों का एक पांचा होता है जिसके 5 दांत होते हैं, जिससे वो जमीन साफ करते हैं, उससे साफ किया जा रहा है। मैं फुटनोट लगाने के कभी पक्ष में नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है कि कविता में ही उस अर्थ को बुन दिया जाए, लेकिन सच जानिए उस बिंब को इस तरह उतार पाना काफी मुश्किल था। यह एक बिंब था कि सागर किनारे प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, और कुछ कुत्ते हैं वहां पर जो आवाज कर रहे हैं। मतलब उनका आशय ये था कि प्रेम की शाश्वतता या उसकी भावात्मकता से निकालकर उसे एक बहुत ही अति साधारण अनुभव की तरह ट्रीट करने का। लेकिन अब मेरे पास हिंदी की ऐसी कोई कविता नहीं है जिसमें प्रेम का भाव इस तरह से आए।
तो मेरे लिए वो बहुत चुनौती हुई कि मैं उसको कैसे, तो ऐसे समय में होता ये है कि कुछ एक पंक्ति मैंने उसमें जोड़ी जो कविता में नहीं थी। वो पंक्ति ने ये काम किया कि वो उसको जस्टिफाई कर पाए कि वो पंक्ति वहां क्यों आ रही है। नहीं, निश्चित तौर पे अगर आप भाव लाने के लिए आपको कुछ उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है तो वो तो बिल्कुल उचित है, जब तक कि भाव बरकरार रहे जो कहना चाह रहा है कवि। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा समय की सीमा हो जा रही है यहाँ पे पुनः, और मुझे पता नहीं कि हम लोग और ऑलरेडी हम लोग 1 घंटे 20 मिनट पे हो चुके हैं, 1 घंटे की बजाय। लेकिन निश्चित तौर पे आपसे भी बातचीत का ये सिलसिला पूरा नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये बातचीत हो भी सकती है आपसे भी पूरी। तो आपको भी ये पूरा कार्यक्रम एक पूरे समय के लिए हमको बुलाना पड़ेगा और आपसे फिर बातचीत की जाएगी इसके बारे में। लेकिन बिल्कुल आपको बहुत-बहुत साधुवाद, जो आपने इतनी सरलता से पूरी रचना प्रक्रिया बताई इस अनुवाद की, वो बिल्कुल सीखने लायक है और सभी लोग आपको इसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। डॉक्टर मनी भी आपको धन्यवाद कर रही हैं, आशा बर्मन जी आपके लिए लिख रही हैं, शैलजा जी ने तो आपसे निवेदन किया ही कविता सुनाने के लिए। तो हम सबकी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने इतना समय निकाला और हम लोगों को इतनी गहरी जानकारी दी है अनुवाद के विषय में, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अब सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत अभिनंदन, और मैं निवेदन करता हूँ विद्याधर जी से कि वो आएँ और कार्यक्रम का समापन करें। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रबुद्ध विद्वान और विदुषी वक्ताओं को मैं भरत मुनि वंश विद्याभूषण धर हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। भर्तहरि ने अनुवाद का अर्थ दोहराना या पुनर्कथन लिया है, अर्थात जो बात कही जा चुकी है उसे उसी भाषा में या दूसरी भाषा में व्यक्त करना या दोहरा देना अनुवाद है। भारत में वैदिक भाषाओं के बाद जो परिवर्तन आया वो ज्ञान फिर एक बार लोगों तक पहुंचाने हेतु उसकी टीका, उसका अर्थ, भाषा व्याख्या आदि इस पर कार्य किया गया है। मित्रों, अनुवाद भाषा के सारे वैभव को देखता है और विषय की व्यापकता हृदयगम करता है। इसे लेकर लक्ष्य भाषा में एक नए पाठ में उस मूल सामग्री को तैयार करता है, सजाता है, संवारता है। यही अनुवाद कार्य है। भाषा के भाव के अलावा वो विषय का संप्रेषित करने का पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में समझाना ये अनुवाद का मूल लक्ष्य है। चाहे साहित्यिक हो, कार्यकालीन अथवा वैज्ञानिक अनुवाद हो, सर्वत्र विषय ही प्रमुख होता है। अयोवा विश्वविद्यालय के डॉक्टर फिलिप जी को मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से और हमारे अगणित अंतरजाल पर जुड़े श्रोताओं की तरफ से कोटि धन्यवाद देता हूं। श्रीमान डॉक्टर फिलिप जी अनुवाद को एक नए शिखर पर लेके जा रहे हैं। आप रामचरितमानस का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इस पर काम करते हुए उन्होंने लंका कांड तक का अनुवाद कर लिया है। हर कांड का अनुवाद एक अलग ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होकर पाठकों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। उत्तर भारत में रामायण को कई लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। श्रीमान डॉक्टर फिलिप जी का यह कार्य रामचरितमानस को विश्व पटल पर ले जाने की क्षमता रखता है और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं इस महान कृति के लिए। आज के कार्यक्रम की दूसरी विशिष्ट वक्ता इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर रेखा सेठी जी, इनको मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी भाषाओं में एक साथ कई कविताओं की हिंदी अनुवाद किए हैं। उन्होंने कुछ कविता हमारे साथ यहाँ पे साझा भी करी और जो हिंदी प्रेमियों और समीक्षकों द्वारा बहुत सराहे गए। आपका बहुत धन्यवाद रेखा जी। और मैं श्री समीरलाल जी का भी आज इस सभा का इतना बढ़िया संचालन करने के लिए अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी हूं हमारे हिंदी परिवार से जुड़ी विश्वव्यापी संस्थाओं का, जिनके असाधारण सहयोग से हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भारत से अक्षरम का, जिलमिल अमेरिका से, ब्रिटेन से वातायन का, सिंगापुर से कविताई का और हमारे कनाडा से साहित्य कुंज का, जिनके सम्मिलित प्रयासों से हिंदी भाषा के कई आयामों का न सिर्फ भारत में अपितु समूचे विश्व में प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसके साथ में आज हमारे साथ जूम पे जुड़े कई श्रोताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ट्विंकल जी जो हिंदी संस्थान नई दिल्ली से हैं, सरिता पांडे जी एक लेखिका और कवित्री भी हैं, प्रोफेसर मानिक यांबा जी हैदराबाद से जो खुद एक अनुवादक हैं,
मृदुल कीर्ति जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, स्मिता वीर त्यागी जी, विवेक मनु त्रिपाठी जी, अनूप भार्गव जी, सरस दरबारी जी, शोभा श्रीवास्तव जी, रेखा उप्रेती जी, सरोजनी जी, शोभा और सरोज शर्मा जी, मैं इन सबका हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस सभा में और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ शामिल हुए। और मैं अभी वापस समीर लाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो सभा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। मुझे लगता है वक्त की पाबंदी है और अब हमें अब लाइव हम लोग लाइव बंद कर देते हैं, फिर बात कर लेते हैं। जी, 1 मिनट बस दीजिए, लाइव